हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या क्या कैसे हम लोग हीट जो प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट क्या होता है और हीट कितना होगा। जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोग किसी भी वायर से जब करंट पास कराते हैं तो वह वायर जो होता है वो हॉट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअली करंट का इफेक्ट जो है वो तीन तरह का है, एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जब भी किसी कंडक्टर से या किसी भी वायर से करंट पास होता है तो वह वायर जो होता है वो हॉट हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट when an electric current passing through a wire, then it becomes hot, that is electrical energy converted into heat energy. This is known as heating effect of electric current। मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर से या किसी भी वायर से जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो वह वायर जो होता है वो हॉट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वह कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वह किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लो कोई वो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो उस करंट द्वारा जो भी वर्क किया गया होगा उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। मतलब जितना वर्क डन होगा उस करंट द्वारा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। यानी कि हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू, देन द टोटल वर्क डन, जितना भी वर्क डन किया जाएगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है तो वह करंट को क्या करता है, ऑफर करता है, तो रोकता है, अपोज करता है। तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो करंट फ्लो होता है तो उस करंट को फ्लो होने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू current flowing through them is equal to the total work done by the current against the resistance of the conductor। जो भी कंडक्टर यूज किया गया है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो करंट फ्लो होता है, उस फ्लो करंट को फ्लो होने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं।
दैट इज हीट जो प्रोड्यूस होता है वह वर्क डन के बराबर होगा। और इसके पहले पढ़े थे कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल और चार्ज का प्रोडक्ट होता है, यानी W इक्वल टू वी क्यू। और ओम के नियम से क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। उस पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस और उससे फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और चार्ज की बात करें तो वह फ्लो ऑफ करंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी आई टी। तो हम इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। यहाँ आई, यहाँ भी आई, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, आई स्क्वायर आर और ये टी। तो एच जो हुआ मतलब हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में, वो क्या फॉर्मूला होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ये देखें कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास करता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाले हीट के। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर और वायर is directly proportional to the square of current flowing through them। यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उस वायर में प्रोड्यूस होने वाले हीट जो होंगे वो भी और ज़्यादा होंगे। यही रीज़न है कि जो हीटर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट लगाए जाते हैं। सेकेंड केस में ये लिख सकते हैं कि हीट द हीट प्रोड्यूस्ड in a wire is directly proportional to the resistance of the wire यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। थर्ड केस में क्या हुआ कि टाइम, जितना ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होगा उसमें उस वायर में उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the time for which current is flowing through them। जितने देर तक उस वायर से करंट पास करता है उतना ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर, प्रोड्यूस्ड बाय द वायर सॉरी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द वायर। किसी भी वायर में जो करंट द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो उसका जो अमाउंट है वो यही होगा कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम एक्चुअली एक थ्योरम है या कंडीशन है जो ये बताता है किसी एक्सटर्नल सर्किट में जो भी सेल लगाए जाते हैं उस सेल द्वारा मैक्सिमम पावर कब इमिट होगा या फिर
जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होते हैं वह मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम करेंगे, किस कंडीशन पे वह मैक्सिमम पावर होगा किसी एक्सटर्नल सर्किट से। तो इसके लिए कंडीशन है कि किसी भी सेल का या किसी भी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन में जो सेल जो पावर होता है वो मैक्सिमम डिसिपेट होता है, मैक्सिमम खर्च होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर in an external circuit to be maximum by the cell or battery connected in the circuit। क्या कंडीशन है? इज द इंटरनल रेजिस्टेंस should be equal to the resistance in the external circuit। This condition is known as maximum power theorem। यानी कि किसी एक्सटर्नल सर्किट में पावर को मैक्सिमम होने के लिए, किसी एक्सटर्नल सर्किट से पावर को मैक्सिमम होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। हमने माना कि मेरे पास एक सेल है या फिर बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और उस सेल का ईएमएफ ई है और यह आर है, जहां ई क्या है? ईएमएफ ऑफ ए सेल, सॉरी ये जहां की जगह पे वेयर होगा, और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द सेल, और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, और आई जो है वो है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब अगर हम इसमें देखें फिगर में, तो यहाँ से जो करंट पास कर रहा है आई, इस करंट का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है? ई है, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों एक ही लाइन में है, मतलब यहाँ कोई ब्रांच ही नहीं है। तो इस दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जो कि आर प्लस स्मॉल आर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम आई की बात करें
तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ई बाई टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और कैपिटल आर का समेसन, अलजेब्रिक समेसन हो गया ये आर प्लस कैपिटल आर। अब है कि जो पावर कंज्यूम होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर द्वारा वो कितना होगा। तो द पावर कंज्यूम्ड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। अब पावर को अगर मैक्सिमम होना है, जबकि कैपिटल आर का हम कंडीशन देख रहे हैं कि कैपिटल आर का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पावर मैक्सिमम हो, तो उस केस में कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसे जीरो के बराबर करते हैं, तब जो आर का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, कंडीशन होगा। यानी कि फॉर मैक्सिमम पावर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पावर होगा उसको कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर करना होगा। तो इस केस में हमें जो पावर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू क्या होगा, पावर को मैक्सिमम होने के लिए सेटिस्फाई करेगा। यानी कि डी बाई डी आर, और पावर की जगह पे क्या रखेंगे, ईएमएफ का स्क्वायर बाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा पावर था इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से हम कांस्टेंट की बात करें तो स्मॉल आर और ईएमएफ जो है वो दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि हमें कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्मॉल आर को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल आर के साथ समेसन में है, लेकिन ईएमएफ मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर है, इसलिए हम ईएमएफ को हटा सकते हैं। तो ईएमएफ का स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर, और डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा आर बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आर बाई आर स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये एक रूल होता है, यू बाई वी का ये डिफ्रेंशिएशन है। जब यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्चुअली ये डिफ्रेंशिएशन के किस रूल पे आया है कि सिंस डी बाई डी एक्स, अगर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले एक बार यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, तो वी को मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देंगे, फिर माइनस जब हम लोग वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो यू को मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देंगे, और नीचे जो टर्म है भी उसका स्क्वायर हो जाता है। यह फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ईएमएफ स्क्वायर है तो इसको अगर इधर भेजते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये हट गया, बचेगा क्या, कैपिटल आर, ऊपर जो है कैपिटल आर, तो पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाले का कैपिटल आर है, फिर नीचे जो वैल्यू है ये पूरा भी है, यानी कि आर प्लस स्मॉल आर को एज यूजुअल छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही हम इसे रहने देंगे, फिर माइनस अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाले यानी नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि डी बाई डी आर इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया नीचे वाले टर्म का, तो ऊपर वाले टर्म को यानी यू को एज यूजुअल छोड़ देना है, जैसे है वैसे छोड़ देना है, फिर पूरे के नीचे में वी स्क्वायर जो नीचे टर्म था आर प्लस आर उसका स्क्वायर करना है, लेकिन और ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या मिलेगा, डी आर बाई डी आर, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पे आर प्लस आर का होल स्क्वायर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएशन में जो पावर होता है वो इनटू में आता है, फिर जो है उस पर एक पावर कम हो जाता है यानी 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, फिर इनटू, अब पावर के अंदर वाले स्क्वायर के अंदर वाले का होगा, तो आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 डी आर बाई डी आर प्लस स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है, तो जीरो हो गया, इनटू ये आर इनटू में है तो रह जाएगा, ये नीचे जो डिवाइड में है ये इधर आएगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया।
अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, 1 से इंटू करेंगे तो वही रह जाएगा, फिर इंटू आर इक्वल टू 0। अब हमें इस माइनस को उस तरफ भेजना है तो क्या बचेगा, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। इसमें से क्या हो गया कि यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर, ये एक है, यहाँ पे दो है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आर प्लस स्मॉल आर और इधर बचेगा 2 इंटू आर, यानी कि हम ये लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 2 आर। अगर हम चाहे तो आर को उस तरफ भेज सकते हैं, तो 2 आर माइनस आर, तो हमें क्या मिला, आर इक्वल टू आर, यानी कि कैपिटल आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यही कंडीशन होता है मैक्सिमम पावर के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।